किस तरीके से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है, किस तरीके से सेल्फलेस होकर इस विचारधारा के लिए तत्पर रहकर काम करना, यह हम सबको प्रेरणा देता है। आज का यह माहौल मुझे महाभारत का एक प्रसंग याद दिलाता है। आप लोगों ने महाभारत देखी होगी, और आज तमिलनाडु का यह भारतीय जैन संगठन का परिवार, मैं ये कहूंगा कि अधिवेशन नहीं है, यह 18 साल की इस विचारधारा का मेला है। यह भारतीय जैन संगठन के विश्वास की परिणति है। यह भारतीय जैन संगठन के प्रति आपकी आस्था और श्रद्धा का प्रमाण है कि आज 18 साल के बाद में हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं जहां पर जैन समाज को बीजेएस के माध्यम से नए स्वप्न दिखाने के लिए तैयार है। महाभारत का एक दृश्य जहां पर कौरव और पांडव अपनी शिक्षा पूर्ण करके अपने घर पे आते हैं, और द्रोणाचार्य के उस जगह पर जहां पर उनको पूरे जीवन काल में जब तक शिक्षा हुई रूखा सूखा खाने को मिला, राज दरबार में पले बढ़ने वाले वो कौरव और पांडव रूखा सूखा खाने के बाद में जब राजमहल में लौटते हैं तो 8 प्रकार के पकवान खाने की इच्छाएं होती है, और जब घर में बालक आता है तो माताएं कितने 8 प्रकार के भोजन बनाती है आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। और उनके सामने न जाने कितने पकवान परोसे गए, और सारे बालकों को श्रेणी के साथ में, उम्र के साथ में लाइन से बिठा दिया गया। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे मालूम है कि आपको वो दृश्य आपके सामने आ रहा होगा। मैं आज भारतीय जैन संगठन के तमिलनाडु के इस अधिवेशन को, भारतीय जैन संगठन की 18 साल की इस यात्रा को उस दृश्य के साथ जोड़कर देखता हूं, जहां पर भोजन की तैयारी, भोजन परोसा गया और सारे लोग खाने के लिए कौर उठाने लगे, और भीष्म पितामह आते हैं और एक आदेश देते हैं कि सारे लोग जब तक मेरा आदेश नहीं हो खाना नहीं खाएंगे। और उनका अगला आदेश आता है कि आप लोगों ने अपने हाथ को मोड़े बिना खाना खाना है। अब सारे लोग श्रम करने लगे, कोई अपने हाथ से लड्डू को उछाल रहा है। कई महीनों से रूखा सूखा खाने के पश्चात सामने जिस प्रकार के भोजन रखे हुए हैं, इंतजार एक क्षण का भी नहीं हो रहा था। युधिष्ठिर, जिसको धर्मराज बोला गया, जब उनकी बारी आती है वो धीरे से स्माइल देते हैं और अपने थाली के अंदर से पड़ा हुआ लड्डू उठाते हैं और बाजू में बैठे हुए उस कौरवों के सबसे बड़े बेटे को उठाकर देते हैं, और सबको समझ में आ जाता है। और सबने अपना हाथ, अपने कौर को अपने हाथ से उठाने की बजाय उन्होंने बाजू में बैठे हुए सारे लोगों को उठाकर देना शुरू किया, और सारे लोगों ने अपना भोजन संपन्न किया। आज मैं भारतीय जैन संगठन तमिलनाडु की 18 साल की इस यात्रा को महाभारत के उस दृश्य के साथ में जोड़कर देखता हूं। किस प्रकार से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, किस प्रकार से आप लोगों ने सहयोग दिया, किस प्रकार से आप लोगों ने समर्थन दिया। अकल्पनीय बात है ये सारी बातें। 18 साल की इस यात्रा में कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन कार्यकर्ता, कौन पदाधिकारी, कभी इस बात का कभी महसूस तक नहीं हुआ। किस प्रकार से ज्ञानचंद जी आंचलिया, कल भी एक प्रश्न उठा कि सीरकाली में ये अधिवेशन क्यों। अरे जहां पर पवित्र सोल, जिनकी आत्मा इतनी पवित्र हो, जिनके भाव इतने निर्मल हो, वो व्यक्ति यदि भारतीय जैन संगठन का इतना बड़ा एसेट यदि सीरकाली में हो तो अधिवेशन बाहर कहीं हो ही नहीं सकता। इन्होंने खूब कोशिश की कि आप अधिवेशन वहां कर लीजिए, आपने वहां ये कर लीजिए। मैं और रमेश जी टिके रहे कि अधिवेशन तो हम कहीं और नहीं करेंगे, अधिवेशन यदि हम कहीं करेंगे तो सीरकाली ही करेंगे, क्योंकि सीरवाली वो पावन धरा है। मुझे आज भी 2007 का वो दृश्य याद है, जब मैं पहली बार सीरकाली के जैन संघ के अंदर जैन समाज की मीटिंग लेने के लिए आया। मैं ये वाला दृश्य कई बार लोगों के सामने लाने की कोशिश करता हूं कि जब 2007 के अंदर पहली बार मैं सीरकाली के अंदर आया और पहली बार मीटिंग लेने के लिए आया, आज कई सारे युवा साथी यहां पर बैठे हैं जिनकी उम्र 30 साल है, 32 साल है, 35 साल है। मुझे बहुत खुशी है कि आज युवा साथी ज्यादा संख्या में यहां पर है। और मैं आप लोगों की अवस्था में सीरकाली में आया था जब मेरी उम्र 31 साल की थी, और मैंने आदरणीय भाऊ के विजन को लोगों के सामने रखा, भारतीय जैन संगठन के विचार को लोगों के सामने रखा, और जैन समाज की पूरी मीटिंग जहां पर हमारे सुरेश जी थे, आदरणीय पुखराज जी थे, आदरणीय जवाहरलाल जी थे, आदरणीय हरकचंद जी थे, किन किन लोगों का नाम लूं मैं, ये सारे लोगों ने आशीर्वाद दिया। और सारी मीटिंग खत्म होने के बाद में मुझे आज भी याद है, जिस टेबल के ऊपर हम सामने बैठे थे, उस टेबल के आधे कोने में
क्योंकि जिस व्यक्ति को लॉयंस का गवर्नरशिप मिला हो, जिस व्यक्ति को तेरापन समाज में जैन रत्न मिला हो, उसके सामने 32 साल का लड़का आकर बात करता हो तो उनका प्रश्न यह था कि आपने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की है, जिस दिन आप काम करेंगे उस दिन मैं समझूंगा। मैंने उसी दिन निश्चय किया कि अगला भारतीय जैन संगठन का विश्वास कहीं से निकल कर आएगा तो सिरकाली की धरा से निकल कर आएगा। और उसके बाद से न जाने कितनी यात्राएं की हम लोगों ने। मैं कहना यह चाहता हूं, एक विचार जब बड़ा बनता है, जब निस्वार्थ भाव से व्यक्ति सेवा में निकलता है, एक संकल्प जब मजबूत होता है, जब सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये दोनों आंखों को आप देखते होंगे, ये दोनों आंखें आपस में कभी मिली नहीं। आप इस भगवान की लीला को देखिए, ये दोनों आपस में कभी फिजिकली मिली नहीं, लेकिन एक आंख जब रोती है तो दूसरी आंख भी रोती है, एक आंख जब हंसती है तो दूसरी आंख भी हंसती है। कभी एक आंख को आपने अकेले में हंसते हुए नहीं देखा होगा। यह भारतीय जैन संगठन का परिवार है, यह भारतीय जैन संगठन का विश्वास है। और उससे ऊपर की बात, यह रोती आंख है, लेकिन बिना किसी इन्विटेशन के, बिना किसी न्योते के उसको साफ करने के लिए हाथ आगे आता है। यह निस्वार्थ सेवा का प्रमाण भारतीय जैन संगठन है, जहां पर कोई उद्देश्य नहीं है, कोई स्वार्थपरक संस्था नहीं है, कोई स्वार्थपरक उद्देश्य नहीं है। सिर्फ जैन समाज को ताकत कैसे प्रदान की जा सकती है। 38 साल पहले एक विचार शुरू हुआ। आप कल्पना करके देखिए कि 38 साल तक अपने परिवार को संभाल पाना हम सब लोगों के लिए मुश्किल काम होता है, और 38 साल पहले एक विचार आदरणीय भाव के माध्यम से निकल कर आता है और पूरे जैन समाज को जोड़कर देखने की बात हम सोच सकते हैं। क्या कल्पना भी इस काल में की जा सकती है क्या? मैं अक्सर, मेरे मन में एक भाव आता है कि हम सब लोग पुण्यशाली है कि ऐसे शासन काल में हमारा जन्म हुआ, ऐसे सेवा काल में हमारा जन्म हुआ, और इस प्रकार के काम से हम सब लोगों को जुड़ने का सौभाग्य मिला। मैंने रमेश जी को इसके लिए नहीं कहा था कि आप इन सबको माइनस करना। तमिलनाडु में तमिल में कहावत है, मैं ज्यादा तमिल तो बोलना जानता नहीं, लेकिन तमिलनाडु में कहावत है कि नींगे कोड पोड़ूंगा, नांग रोड पोड़ रहा हूं। समझ में आ गया होगा आपको। तो मैंने तो सिर्फ कोड डालने का काम किया, रोड डालने का काम आप सब लोगों ने किया है। ये रोड डालने वाले लोग जो हैं, आज मुझे इस बात की खुशी है कि 2 लोगों को छोड़ दें, आदरणीय कैलाशमल जी दुगड़ और गौतम जी बैद को, तो मेजॉरिटी ऑफ रोड डालने वाले सारे लोग आज की सभा में उपस्थित हैं, जिन्होंने भारतीय जैन संगठन की इस रोड को डालने में अपना अथक श्रम किया है। ये राजेंद्र जी हमारे चिदम्बरम से बैठे हैं, किस तरीके से 30-31 साल के लड़के को हाथ पकड़कर पूरे देश भर में, पूरे तमिलनाडु के गांव गांव में, 40 गांव में हमारे साथ गए। ललित जी कहां बैठे, चिदम्बरम वाले, किस तरीके से 40-40 गांव में बिना जान, बिना पहचान के एक व्यक्ति को लेकर जाना, एक विचार के ऊपर विश्वास करना, आप वो क्षण भूल नहीं सकते। आपके जीवन के स्वर्णिम काल बन जाते हैं ये सब। और आज मुझे बड़ा खुशी है कि भारतीय जैन संगठन नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, नई लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहा है, नए लोग आगे आ रहे हैं जो न सिर्फ भारतीय जैन संगठन को समझ रहे हैं, भारतीय जैन संगठन के कोर आइडियोलॉजी को समझ के किस तरीके से बिना स्वार्थ के, बिना अपने नाम के अपेक्षा के किस तरीके से यह काम किया जा सकता है, उससे बड़ा उदाहरण आज मुझे तमिलनाडु के अंदर आप लोगों के माध्यम से, यह निश्चित तौर से हम सब लोगों के लिए प्रेरणा है। मेरा कोई रोल नहीं था। कल भी मैंने कहा कि इस अधिवेशन को ऑर्गेनाइज करने में, कल राहुल उचाट ने एक बात कही कि भैया ने हमको कहा कि 2014 के अंदर एक बीडीपी डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम करना है, और 3 महीने पहले बोला और 3 महीने में एक भी कॉल नहीं, ये उन्होंने कहा। मैंने उनके सामने एक्सेप्ट किया। तो मैंने राहुल से पूछा कि राहुल, मेरा कॉल नहीं आया तो प्रोग्राम अच्छा हुआ कि बिगड़ा? तो बोले अच्छा इसके लिए हुआ क्योंकि आपने एक भी कॉल नहीं किया। फिर रमेश जी से मेरा प्रश्न था कि आप तमिलनाडु के राज्य अध्यक्ष बने, 4 साल में मेरा कॉल आपको आया क्या किसी बात के लिए? तो उन्होंने कहा कभी कॉल नहीं आया, क्योंकि आपने कहा था कि कहीं गाड़ी अटके तो रात को 12 बजे फोन करना, अदरवाइज मुझे किसी बात की पूछने की जरूरत नहीं है। ये इसके लिए अच्छा काम हो पाया क्योंकि मेरा इंटरफेरेंस उसके अंदर 0 था। हर व्यक्ति की अपनी ताकत होती है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती है, और जिस तरीके से इन्होंने युवा साथियों को जोड़ा, इन बहनों को जोड़ा,
आज देखिए मोनिका जी और इंदिरा जी जिस तरीके से होस्टिंग कर रही है, तमिलनाडु के ग्रामीण भाग से पूरे जैन समाज के लिए कितना बड़ा, हम सब लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनकर इस तरीके की बहनें खड़ी हो रही है। 2008 के बाद में 2011 से वो हमारे साथ में काम कर रहे हैं। ये दोनों बहनें 2011 के साथ में हमारे साथ में काम कर रही है। भारतीय जैन संगठन एक ऐसा परिवार है जिसकी जड़ें गहरी बनती जा रही है, और इसकी गहरी बनने के पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। आपने आम का सीजन आ गया, आप लोग आम खाते होंगे। आम किसी भी शहर का हो, रत्नागिरी का हो या सेलम का हो या और किसी शहर का हो, आम खाते समय कभी आप लोगों का और मेरा ध्यान कभी गया नहीं होगा, यह आम आया कैसे। यह आम तब आता है जब एक गुठली जमीन में धंसती है और अपने अस्तित्व को खत्म करती है, तब जाकर मीठा आम निकल कर आता है। तो कई लोगों ने गुठली बनकर अपने अस्तित्व को खत्म किया है, तब जाकर आज भारतीय जैन संगठन तमिलनाडु का इतना बड़ा स्वरूप हम सब लोगों के सामने आया है। कितनी बड़ी बात है। एक व्यक्ति निकलता है पूना से, और कोई सोच सकता है कि पूरे देश भर के हर युवा साथी उस विचार के साथ में आगे बढ़ जाएंगे। जब भावों में पवित्रता हो, निश्चलता हो, बिना छल कपट के देश की सेवा करने का, जैन समाज के लिए एक सुदृढ़ चिंतन करने का जब भाव प्रबल होता है, तो प्रभु का भी आशीर्वाद मिलता है। यह हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। मेरा परिचय कराते समय यह कहा गया कि 2 पारस आदरणीय भाऊ को मिले। 2 पारस नहीं मिले, 1 पारस तो मैं कंफर्म कर सकता हूं। आदरणीय प्रफुल्ल भैया को तो मैं पारस मान सकता हूं, लेकिन मैं खुद को अभी भी एलकेजी का छात्र मानता हूं, क्योंकि जीवन में जब तक व्यक्ति सीखता नहीं है आगे नहीं बढ़ सकता है। और भारतीय जैन संगठन सीखने का इतना बड़ा समुंदर है, जिसके अंदर आप जितनी डुबकी लगाएंगे, जितने गहरे जाएंगे, नई नई चीजें मिलती जाएगी। मैं आप लोगों से इतना ही निवेदन करता हूं कि जब बालक सुंदर होता है ना, घर में सुंदर बालक का जन्म होता है, तो मां उसको काला टीका लगाती है। भारतीय जैन संगठन का यह परिवार आज उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां पर आप सब लोगों ने ये नाम पद प्रतिष्ठा से परे रहकर संकल्प को मजबूत करते हुए विचारधारा के साथ में आगे बढ़ने की जरूरत है। कौन आगे है, कौन पीछे है, इससे बढ़िया प्रमाण आपको नहीं मिल सकता। 140 करोड़ लोग रात को चैन की नींद इसके लिए ले पाते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर पर -50 डिग्री टेम्परेचर पर हमारे देश का जवान हमारी सुरक्षा कर रहा है। रेगिस्तान जंगल के अंदर, हमारे जैसलमेर के रेगिस्तान के अंदर 50 डिग्री के टेम्परेचर पर हमारे देश का नागरिक, हमारे देश का सिपाही, वो हमारी सेवा कर रहा है, हमारी रक्षा कर रहा है। इसके लिए हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती उन सारे सिपाहियों की कि जब बॉर्डर के उस पार से कोई गोलाबारी आती है ना, तो वो अकेला आगे बढ़ता है, पीछे मुड़कर देखता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है यदि मैंने पीछे मुड़कर देख लिया तो दुश्मन की गोली मेरी छाती में लग जाएगी। पीछे मुड़कर देखने वाला कोई भी व्यक्ति किसी समाज का अच्छा कार्यकर्ता नहीं बन सकता। सिर्फ आगे देखने की जरूरत है, सिर्फ विश्वास को प्रबल करने की जरूरत है। 18 साल के इस प्यार को और बढ़ाने की जरूरत है। इस विश्वास को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि तमिलनाडु का जैन समाज आप लोगों पर गौरव करे और यह कहे कि एक विचारधारा 18 साल पहले आई जिसने तमिलनाडु के अंदर जैन समाज का विश्वास जगाया, जैन समाज के लिए नए उद्देश्य लेकर आए, जैन समाज के लिए नए संकल्पों के साथ में युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनकर हम काम करने के लिए आगे आए। हजारों लोगों के जो व्यक्ति काम आया हो, दिन और रात को एक करके जो व्यक्ति संगठन के लिए दौड़ा हो, आदरणीय धनराज जी टाटिया हमारे बीच में, हमारा सौभाग्य है। 4-4, 5-5 वर्षी तक करने वाला व्यक्ति भारतीय जैन संगठन का राज्य अध्यक्ष बना, इससे बड़ा क्या गौरव हो सकता है। वर्षी तप के दिनों में उपवास के अंदर घर घर जाकर लोगों के बीच में भाषण अच्छा करना जरूरी नहीं होता है, मन के प्रमाण अच्छे होने चाहिए। और ये मन के प्रमाण अच्छे लोगों की श्रृंखला इतनी बड़ी बन गई है। ज्ञानचंद जी से शुरू हुआ, राजू भाई तक पहुंचा, राजू भाई से शुरू हुआ, धनराज जी तक पहुंचा, और धनराज जी से शुरू हुआ रमेश पटावरी जी तक पहुंचा।
अब तक हम लोगों को ढूंढने में मुश्किल होती थी, लेकिन अब मैं आज की सभा में इस बात की गारंटी लेता हूं, अब यहां से आगे हमको बहुत आसानी होने वाली है। इस काम को करने के लिए बहुत सारे लोग आने वाले हैं। अब चंद लोगों की टीम नहीं है, ये हर घर की टीम बन चुकी है। अंत में एक बात बोलते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, और वैसे भी अक्सर मेरा ये मानना है कि जहां पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, हम जैसे कंपाउंडर लोगों ने अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। आदरणीय भाऊ ने हमारे जैसे कितने कार्यकर्ताओं को बनाया होगा, आदरणीय प्रफुल्ल जी ने हम जैसे लोगों को घड़ा है। वो लोग जब यहां पर बैठे हो तो निश्चित तौर से अपने शब्दों को सीमित करना ठीक रहता है। अंत में एक बात बोलकर, मेरा तो सदैव यही प्रयास रहता है कि जिस सामाजिक काम में आध्यात्मिक रुचि जुड़ जाती है, वो काम सस्टेनेबल हो जाता है, वो काम सदियों तक चलता है, वो काम शाश्वत बन जाता है। भावों की निर्मलता को और बढ़ाएं, आने वाली हर चुनौती को ठोकर मारते हुए उद्देश्य को आगे बढ़ाएं। जीवन सदैव निर्मल बनते हुए आगे बढ़ेगा। एक छोटी सी घटना के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। दो दोस्त घर से निकले और पैदल निकले। बहुत पुराने जमाने की बात है। पैदल चलते हुए थके, एक मंदिर में जाके विश्राम किया। और पुराने जमाने में हाथ में जब व्यक्ति घर से निकलते थे तो हाथ में अपना सामान और घर से बहनें रोटी बांध कर दिया करती थी। मंदिर में रुके, घंटे भर मंदिर में विश्राम किया, निकलने की तैयारी किया। उतने में एक और व्यक्ति आ गया और कड़ाके की बारिश, जबरदस्त बारिश, कि वो निकल नहीं पाए। अब दो लोग भोजन की तैयारी करें और साथ में तीसरा वाला व्यक्ति सामने आ गया। वो रागीर था, कोई बीजेएस नामक परिवार के संस्कारवान व्यक्ति होंगे। उन्होंने देखा कि तीन व्यक्ति हैं, भोजन की पोटली खोली और पहले वाले व्यक्ति ने 3 रोटी लाई थी और दूसरे वाले व्यक्ति ने 5 रोटी लाई थी। 8 रोटी। अब 3 व्यक्ति विचार करने लगे, हम तो बांट के ही खाएंगे, इक्वल खाएंगे। इसके लिए आज कोई मंच नहीं लगाए, हम बांट के खाएंगे। अब प्रश्न ये खड़ा हो गया कि 8 रोटी को बांटे कैसे। एक थोड़ा बुद्धिमान था, ज्ञानचंद जी आचलिया जैसा। उन्होंने कहा रोटी के 3-3 टुकड़े कर लो। तो 8 रोटी के कितने टुकड़े हो गए? 24। और 24 टुकड़े होने के बाद में 8-8 टुकड़े हम तीनों खा लेंगे। तीनों ने 8-8 टुकड़े खा लिए। रात भर बारिश रुकी नहीं। बात बहुत गहरी है। हार्द को पकड़ने की कोशिश करना और जीवन को उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रयत्नशील बने, इसी उद्देश्य से यह कहानी आपके बीच में कर रहा हूं। रात भर बारिश हुई। रात को रात्रि विश्राम तीनों ने वहीं किया और सुबह जब जाने की तैयारी हुई तो रागीर ने दोनों को बुलाया और बोले कि मैं कल आपके व्यवहार से अति प्रसन्न हो गया। इसके लिए मेरे पास में 8 सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं, मैं ये आप दोनों को देना चाहता हूं। अब दोनों को दे दी 8 मुद्राएं, वो चला गया। अब दोनों दोस्तों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। वो जो बड़ा वाला दोस्त था जो 5 रोटी लेकर आया था, वो बोले आधी आधी 4-4 मुद्राएं लेंगे। वो बोलता 4-4 ले ही नहीं सकते, आपका श्रम ज्यादा था, आपने 5 रोटी लाई, इसके लिए आप 5 लो और 3 मैं लूंगा। बातचीत शुरू हुई, कंफ्यूजन हुआ, बात पुजारी तक पहुंची और पुजारी ने कहा मुझे भगवान के चरणों में जाना पड़ेगा। और भगवान के चरणों में जाकर आया और बोला कि जिस दोस्त ने 5 रोटी लाई उसको 7 स्वर्ण मुद्राएं और जिसने 3 रोटी लाई उसको 1 स्वर्ण मुद्रा। तो बोले ये कौन सा कैलकुलेशन है? तो उसने कहा कि आपने 3 रोटी लाई, उसके 9 टुकड़े हुए, 8 आपने खुद खा लिए, 1 ही बचा, इसके लिए आपको 1 मुद्रा। और आपने 5 रोटी लाई, 15 टुकड़े हुए, 8 खाई, 7 बचे। तो उन्होंने कहा भगवान के घर में तो जो जितना त्याग और बलिदान करता है उतना ही फल उसको मिलता है। दिल से जो व्यक्ति त्याग करेगा उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि व्यक्त और अव्यक्त 2 प्रकार की सेवा होती है। व्यक्त सेवा यहां लाभ दिलाएगी और अव्यक्त सेवा वहां लाभ दिलाएगी। आप और हम सब विवेकशील बने
भारतीय जैन संगठन के इस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती के साथ में आगे बढ़े। पुनः इस परिवार को प्रणाम करते हुए आप सबको जय जिनेंद्र। थैंक यू वेरी मच।